सेविका का नाम ये कंबोधीलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें हमारे इस शो में शामिल की गई हैं। यूलिप की खबर पहली खबर होगी। यूलिप पर बदलेंगे कमीशन के नियम। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने पहला ऐसा यूलिप प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिस पर कमीशन के नियम बदले हैं और माना ऐसा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और कंपनियां भी जब नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी तब वहां पर कमीशन के नियमों में आप बदलाव देखेंगे। क्या नियम बदले गए हैं, क्या इसका असर होगा, ये समझेंगे। चीन कैसे कर रहा सस्ती स्टील की डंपिंग। भारत में चीन सस्ती स्टील भर रहा है बाजार में, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझेंगे। सिकुड़ने लगा गोल्ड लोन का बाजार। आईएफएल पर जो सख्ती हुई उसके बाद से गोल्ड लोन का बाजार में थोड़ी सी असहजता है। अब बाजार बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा है। क्या वजह है, क्या बाजार का हाल है, ये समझेंगे। पीएलआई योजना पर क्यों उठने लगे सवाल। ऐसे संकेत मिले हैं कि पीएलआई योजना में बड़े स्तर पर बदलाव होगा। क्यों होगा ऐसा, क्या सवाल है, ये समझेंगे। फिर दिन की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, बड़े आरोपों में घिरा आईसीआईसीआई बैंक। जी हां, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केवाईसी, लोगों के डेटा चोरी के बड़े आरोप लगे हैं। क्या पूरा मामला है, ये समझेंगे। और शेयर बाजार में इतनी बेचैनी क्यों। आज लगातार तीसरा कारोबारी सत्र ऐसा है जब भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट, ये बिकवाली आखिर है क्यों, ये बेचैनी बाजार में है क्यों, ये समझेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। केंद्र सरकार इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करके चैरिटेबल ट्रस्ट पर लगने वाले टैक्स के नियमों को बदल सकती है। नियमों को बदलकर एफएटीएफ के दिशा निर्देशों के तहत लागू किया जाना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि चैरिटेबल ट्रस्ट पर टैक्स छूट का फायदा ट्रस्ट के मालिकों को पहुंचता है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि भारत में चल रहे ट्रस्ट पर टैक्स की छूट का फायदा विदेश में बैठे उस मालिक को मिल रहा है। इसी को देखते हुए एफएटीएफ ने मार्च 2022 में वैश्विक स्तर पर चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर एक समान टैक्स व्यवस्था लागू करने की बात कही थी, जिसे अब भारत में लागू करने की तैयारी हो रही है। क्या है सर नए दिशा निर्देश और इनका मतलब क्या है। पिछले 2 साल में भारत सरकार ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस पर और एनजीओस पर टैक्स को लेकर नियमों में खासा बदलाव किया है। पर यह मामला स्पेसिफिकली ट्रस्ट्स को लेकर है जो भारत में 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं इनकम टैक्स कानून में, एक चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट। एफएटीएफ ने, जो कि दुनिया में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग की व्यवस्था पर ध्यान रखता है और दुनिया भर के टैक्स नियमों की समीक्षा करके देशों को इस बात पर सहमत करता है कि वो अपने टैक्स कानूनों को चुस्त करें। उसमें 2022 में सहमति बनी थी कि ट्रस्ट्स को लेकर और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर विश्व भर के देशों के नियम और कानून चुस्त और दुरुस्त होने चाहिए। और उस प्रक्रिया के तहत भारत में बदलाव किया जा रहा है। बदलाव ये है कि जो भी ट्रस्ट के ओनर हैं उनके के सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे इनकम टैक्स कानून के तहत। अभी तक होता है कि कई जगह जानकारियां छिपाई जाती हैं, जो ट्रस्ट का मैनेजमेंट है, बोर्ड है जो चला रहा है, उसी की जानकारी दी जाती, ओनर्स की जानकारी नहीं दी जाती है। एफएटीएफ का मानना है, संदेह है उसका, कि ओनर्स के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा भी है और फंड्स को गलत जगह इस्तेमाल किए जाने का भी खतरा है। तो जो नए नियम आएंगे उस नियमों में ट्रस्ट को, दोनों ट्रस्ट में, चैरिटेबल और नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों के लिए ओनर्स के डिटेल्स को स्पष्ट करने की शर्त होगी। और इसके अलावा कंप्लायंस के फत्स के नियमों के हिसाब से, जो अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से कंप्लायंस के नए रूल भी तय किए जा सकते हैं। बीमा कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक ऐसा यूलिप बीमा प्लान लॉन्च किया है जिसमें पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन ग्राहकों की फंड वैल्यू से लिंक कर दिया जाएगा। देश में पहली बार किसी बीमा कंपनी ने इस तरीके का प्लान लॉन्च किया है। माना जा रहा है कि इस तरीके के प्लान से बीमा एजेंट लंबी अवधि की पॉलिसी बेचने के लिए बाध्य होंगे। अभी तक बीमा एजेंट को किसी भी पॉलिसी को बेचने पर शुरुआत के पहले साल में ज़्यादा कमीशन मिलता है और बाद के वर्षों में कमीशन घट जाता है, जिस वजह से बीमा एजेंट कोशिश करते हैं कि छोटी अवधि की पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाए। सर, बाजार पर क्या असर होगा इस फैसले का।
यूलिप एक उदास सा बोरिंग सा प्रोडक्ट रहा है भारत के निवेश परिदृश्य में, लेकिन अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नया प्रोडक्ट थोड़ा एक्साइटमेंट लेकर थोड़े नए तरीके की चीज़ें लेकर आया। एक बात तो आपको शुभम ने बताई कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को या वितरकों को प्रोत्साहित करने के लिए और लंबे समय तक इसे बेचते रहने की कोशिशों के लिए इन नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका असर ये होगा कि अन्य कंपनियाँ या अन्य यूलिप बेचने वाले जो फंड्स हैं और जो वित्तीय कंपनियाँ हैं वो भी इस तरीके की सुविधाएं देने की कोशिश करेंगी। दूसरी बात है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ये जो नया प्रोडक्ट है आईसीआईसीआई प्रू प्लेटिनम, ये अपने तरीके का एक नया प्रोडक्ट है जिसमें निवेशकों को डिफरेंट एसेट क्लास के बीच में अपने निवेश को स्विच करने का, बदलने का मौका बराबर बार बार मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ही निवेश किया और एक इक्विटी फंड को ही उसमें चुन लिया या केवल डेट फंड को चुन लिया। 13 इसमें इक्विटी फंड है, करीब 21 फंड इस प्रोडक्ट के अंदर मिल रहे हैं एक साथ, जिसमें 13 इक्विटी फंड है, 4 डेट फंड है, 4 बैलेंस्ड फंड है और इसके अलावा और भी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज हैं। यानी आपका यूलिप काफ़ी डायनेमिक होगा और काफ़ी नए तरीके का प्रोडक्ट होगा और इसलिए इसके नियमों में बदलाव करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लंबे समय तक कमीशन से बांधे रखने की व्यवस्था की है। एक नया प्रयोग है, इसका रिस्पांस कैसा आएगा इसे देखा जाएगा। हम अपने पास मनी 9 में अलग से इसके ऊपर एक विस्तृत शो भी करेंगे और एक्सप्लेनर भी करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूलिप का प्रोडक्ट कैसे काम करता है। लेकिन इससे यूलिप प्रोडक्ट्स में कुछ नए तरीके के प्रयोग आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। गोल्ड लोन पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद आईएफएल फाइनेंस नकदी संकट से जूझ रहा है। दरअसल गोल्ड लोन के बिजनेस पर सख्ती के बाद आईएफएल फाइनेंस को कर्ज देने में सतर्कता बरतनी पड़ रही है। मार्च 2024 में आरबीआई ने आईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन कारोबार में कुछ गड़बड़ियों को देखते हुए नए गोल्ड लोन देने पर रोक लगा दी थी। सर, एक बात तो ये कि आईएफएल किस मुश्किल से गुजर रहा है, दूसरा इसका पूरे ओवरऑल मार्केट पर, गोल्ड लोन के मार्केट पर कैसा इंपैक्ट पड़ा? आईएफएल के पास अब लिक्विडिटी का क्रंच है। पहले आईएफएल को ही समझ लेते हैं क्योंकि उसका मुख्य बिजनेस था गोल्ड लोन का और आईएफएल $400 मिलियन की एक बॉन्ड फंड रेजिंग करने वाला था। गोल्ड लोन को लेकर जब आरबीआई ने सख्ती की तो उसके बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। हम आपको बताते चलें कि आईएफएल के पूरे गोल्ड लोन प्लान बिजनेस में कई खामियां पाई गई थी। गोल्ड के वैल्यूएशन के गहरे सवाल थे। माना जा रहा था कि नकली या खराब क्वालिटी का गोल्ड रखकर उसके बदले कर्ज दिया गया है और इसके बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू हुई और इसका असर कई सारे गोल्ड लोन कंपनियों तक, यहाँ तक सरकारी बैंकों तक गया। वित्त मंत्रालय को दखल देना पड़ा गोल्ड के असेसमेंट को लेकर, गोल्ड के वैल्यूएशन को तय करने के लिए, उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए नए नियम तय किए गए और चौतरफा पूरे गोल्ड लोन बिजनेस में एक खास किस्म की सतर्कता है, दबाव है और आरबीआई की तरफ से किसी कार्रवाई से बचने का डर भी है। लेकिन इधर आईएफएल फाइनेंस के लिए लिक्विडिटी का क्रंच खड़ा हो गया है, फंड्स अवेलेबल नहीं है और अब उसे अपनी सहयोगी कंपनियों से या बाहर से कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके आईएफएल फाइनेंस में फेयरफैक्स इंडिया ने $200 मिलियन का लिक्विडिटी सपोर्ट देने की बात भी कही है। लेकिन जब तक अब गोल्ड लोन को लेकर नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते, बैंक और गोल्ड लोन कंपनियां अब सतर्क होकर इसमें आगे बढ़ेंगी और इसलिए इस कारोबार पर आने वाले समय में इसकी रफ्तार और इसके उत्पादों को लेकर खासे बदलाव हो सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 साल पुराने उस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का फैसला सुनाया है जिसके जरिए विदेशी नागरिकों को भारत में ईपीएफओ और पेंशन के दायरे में लाने का अधिकार दिया गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले का असर भारत में काम कर रहे हजारों विदेशी नागरिकों पर पड़ सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि हाई कोर्ट को केंद्र सरकार और ईपीएफओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्या पूरा मामला है सर? ये 15 साल पुराना ये फैसला है जिसमें कि कोई भारत में काम करने वाला कोई विदेशी कर्मचारी, उसे भी प्रोविडेंट फंड के नियमों का फ़ायदा मिलेगा, ऐसा आदेश दिया गया था। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया और इस 15 साल पुराने नियम को बदलने का मतलब है कि अगर ये पिछली तारीख से लागू किया जाता है तो इसके टैक्स और भुगतान संबंधी नियमों में खासी समस्या और चुनौती आएगी। इसके बाद अब भारत के श्रम विभाग को और ईपीएफओ को नए सिरे से इस पूरे मामले को देखना होगा क्योंकि भारत में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा देने वाले मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठते रहे और एक बार ये मामला भी आता रहा है कि 2 देशों में एक साथ उन्हें पीएफ की सुविधा नहीं मिल सकती। ये भी मुद्दे उठे थे कि जो लेबर सिक्योरिटी के या जो श्रम सिक्योरिटी के नियम हैं वो दोनों देशों में एक साथ नहीं लागू हो सकते। लेकिन अब इसके बाद जब इंटरनेशनल वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा तो उनके पिछले कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, ईपीएफओ उसके क्या नियम तय करेगा, ये अपने आप में एक नई गफलत पैदा हुई और ऐसा लगता है कि मामला उच्च अदालत तक जरूर जाएगा।
भारत में चीन से आने वाले सस्ते स्टील की डंपिंग बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन से करीब 27 लाख टन फिनिश्ड स्टील का आयात हुआ, जो भारत में आए हुए स्टील में 8 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। सर, ऐसा क्यों हुआ? चीन ने फिर भारतीय बाजार को स्टील डंपिंग के लिए चुन लिया है। आपको याद होगा कि स्टील के निर्यात को लेकर अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते खराब हुए थे। हाल फिलहाल में हमने अपने मनी सेंट्रल में बताया भी था कि अमेरिका की तरफ से इस बात की चेतावनी दी गई थी कि वो चीन के सस्ते स्टील को अमेरिका के बाजार में रोकने के लिए उस पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। पूरी दुनिया में स्टील की मांग में जो कमी आई है और चीन की स्टील की आपूर्ति कम हुई है, उसका फ़ायदा उठाते हुए चीन ने सस्ते स्टील को भारतीय बाजार में पहुंचाना शुरू किया है। भारत में करीब 51% वॉल्यूम के टर्म्स में, अगर आप माने, मात्रा के टर्म्स में माने, तो स्टील मिनिस्ट्री का आंकड़ा बताता है कि चीन से आने वाले स्टील में करीब 91% की 91% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। और इससे पहले और अब कोरिया की तुलना में भारत में चीन से ज़्यादा स्टील आयात किया जा रहा है। इस वजह से भारतीय कंपनियां शायद आने वाले समय में चीन से आने वाले स्टील पर सख्ती करने के लिए एंटी डंपिंग के कुछ उपाय करने की सिफारिश या मांग कर सकती हैं। केंद्र सरकार पीएलआई योजना में बड़े बदलाव कर सकती है। इसके संकेत वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के बयान से मिल रहे हैं। अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि पीएलआई योजना का लाभ बड़ी और सक्षम इकाइयों को दिया जाना चाहिए, न कि छोटी और अक्षम इकाइयों को। उन्होंने बताया कि छोटी इकाइयों को पीएलआई का लाभ देने से ऐसे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के नहीं होंगे। सर, क्या खामियां दिख रही हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी? पीएलआई पर सवाल क्यों उठने लगे? पीएलआई की समीक्षा के संदर्भ में हमने आपसे विस्तार से इकोनॉमिका में समीक्षा की थी, तो आपको बताया था कि पीएलआई को लेकर इस तरीके के सवाल उठेंगे। अरविंद पनगड़िया जो भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और ट्रेड पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने 2 बेहद महत्वपूर्ण बातें कही। एक बात तो ये कि पीएलआई में किसी भी कंपनी को शामिल कर लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके अगर वो अच्छी क्वालिटी का उत्पाद नहीं बनाती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो ये भी कहना चाह रहे हैं परोक्ष रूप से कि भारत में पीएलआई में अभी तक जो निवेश आया भी है वो असेंबलीज के साइड से आया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि भारत की सरकार के पास पूंजी लिमिटेड है, सीमित है, तो पूरे किसी औद्योगिक क्षेत्र को एक साथ सब्सिडाइज कर देना संभव नहीं है। यानी इस पर जो सबसे गंभीर सवाल अब आने वाले समय में उठा है कि सरकार एक पूरे क्षेत्र को, टेक्सटाइल को इलेक्ट्रॉनिक्स को, फार्मास्यूटिकल में पूरे सेक्टर को सब्सिडाइज कर रही है। यानी उस सेक्टर में कोई भी कंपनी आकर अगर पैसा ले तो उसे सब्सिडी मिल जाएगी बजट से और उत्पादन बढ़ाए। ये नीति अब गहरे सवालों के घेरे में है और इस पर जब सरकार चुनाव खत्म होंगे और नई सरकार बनेगी तो शायद भारत में पीएलआई स्कीम की समीक्षा इस रोशनी में ज़रूर की जाएगी। पीएलआई की सफलताएं बहुत अच्छी नहीं रही हैं। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जगह इतनी सब्सिडी के बाद, इतनी प्रोत्साहन के बाद, बजट से पैसे देने के बाद भी निवेश नहीं आया है। और इसलिए अब अरविंद पनगड़िया के इस बयान की रोशनी में और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट ने हाल में समीक्षा की थी उसके आंकड़ों की रोशनी में भारत में पीएलआई जैसी स्कीमों पर नए सिरे से बहस ज़रूर होनी चाहिए। बाजार नियामक सेबी ने एनएससी के उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जिसमें इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कारोबारी समय बढ़ाने की मांग की गई थी। एनएससी के प्रस्ताव का ब्रोकर्स विरोध कर रहे हैं। एनएससी के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि अब एनएससी पर कारोबारी समय बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है, क्योंकि सेबी ने इस प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया। सर, क्या असर होगा एनएससी का इस पर? काफ़ी उम्मीद थी एनएससी की इस बात को कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बढ़ोतरी होगी और इसके आधार पर यह भी माना जा रहा था कि अगर ये मंजूरी सेबी से मिल जाती है एनएससी को तो शायद एनएससी के आईपीओ को लेकर संभावनाएं बेहतर होती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब एनएससी का हाल फिलहाल में कारोबार को बढ़ाने का, ज़्यादा लोगों को जोड़ने का और ज़्यादा टर्नओवर लाने का ये जो पूरा प्रस्ताव था, इसे सेबी ने स्वीकार नहीं किया है और इसलिए अब एवरेज डेली टर्नओवर में कोई बड़ी बढ़ोतरी एनएससी के पास करने का विकल्प नहीं बचा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसका असर एनएससी के आईपीओ की योजना पर भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की डिलिस्टिंग को लेकर उसकी पेरेंट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक पर लगे आरोपों की कैपिटल मार्केट रेगुलेटर से भी जांच कर रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के कई निवेशकों ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों ने उसके साथ संपर्क कर डिलिस्टिंग के पक्ष में वोट करने को कहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के निवेशकों ने एक साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ सेबी में शिकायत दर्ज की है। सर, क्या पूरा मामला है ये?
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की डीलिस्टिंग होनी थी। यह अपने तरीके का पहला मामला है जो भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैंकों के बीच आपस में कामकाज को लेकर खासा विवादित हुआ है और मामला सेबी की मेज तक पहुंच गया है। सेबी की तरफ से जांच शुरू हुई। अगर आपको पता हो, याद हो कि 22 मार्च से 26 मार्च के बीच ई वोटिंग के जरिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के निवेशकों से कहा गया था कि वो फैसला लें कि कंपनी की डीलिस्टिंग कराई जाएगी या नहीं। ऐसा माना जाता है। ऐसी शिकायतें आई और सोशल नेटवर्क पर भी लोगों ने पोस्ट किया, ऐसी शिकायतें आई कि आईसीआईसीआई ने बैंक के एग्जीक्यूटिव्स ने, यानी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बैंक की सहयोगी कंपनी है, बैंक के एग्जीक्यूटिव्स ने सीधे फ़ोन करके ग्राहकों से ये जो ग्राहक थे और जो शेयर होल्डर्स भी थे उनसे ये कहा कि वो इस रेजोल्यूशन के, इस प्रस्ताव के फेवर में, इसके पक्ष में मतदान करें जिससे इसकी डीलिस्टिंग कराई जा सके। और ये मामला आमतौर पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन का भी है और लोगों की सूचनाओं के उल्लंघन का भी है। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि म्यूचुअल फंड के कुछ लोगों ने सेबी को चिट्ठी लिखी और ये माना कि इतने बड़े बैंक के भीतर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सेबी की तरफ से इस मामले की जांच शुरू की जा रही है। सर, अब आगे क्या हो सकता है? दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो सेबी अपनी तरफ से इंक्वायरी शुरू कर रही है और इसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों से, अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। दूसरी एक खबर ये भी आ रही है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, वो भी इसके खिलाफ, डीलिस्टिंग प्लान के खिलाफ रेगुलेटर्स के यहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसे चुनौती दे सकते हैं। और इससे ये मामला थोड़ा तूल पकड़ता दिख रहा है क्योंकि रेगुलेटर, शेयर होल्डर्स और म्यूचुअल फंड्स तीनों अब इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गंभीर उल्लंघन के मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट देखी गई। मंगलवार को निफ्टी 22,232 के निचले स्तर तक फिसल गया, वहीं सेंसेक्स 73,260 के नीचे कारोबार करता देखा गया। मंगलवार को बाजार में एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स को छोड़कर अधिकतर सेक्टर्स में गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा गिरावट रियलिटी, मेंटल और बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिली। शेयरों की बात करें तो निफ्टी की 50 में से 35 कंपनियों के शेयर टूटे थे। सबसे ज़्यादा गिरावट बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और सिप्ला के शेयर में दर्ज करने को मिली। सर, बाजार में इतनी बेचैनी क्यों दिख रही है? बाजार की बेचैनी का जो पैमाना होता है वो विक्स होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, 15 महीने की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। बाजार के लोगों को इसमें अलग अलग कारण समझ में आ रहे हैं। हालांकि आज दुनिया के बाजारों में इतना तेज उतार चढ़ाव नहीं दिखा जैसा बाजार में दिखा। और अब चुनावों को लेकर जिस तरह से मतदान का चरण आगे बढ़ रहा है और तरह तरीके के आंकलन निकल कर सामने आ रहे हैं, उसे लेकर बाजार थोड़ा सहमा हुआ है और दबाव में दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से ऐसे आकलन दिख रहे हैं कि अगर चुनाव के नतीजे अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं आते हैं, एनडीए की सरकार अच्छे बहुमत के साथ वापस नहीं लौटती है, तो बाजार में तेज गिरावट आ सकती है। आज ऐसी भी खबरें थी कि कई सारे विशेषज्ञों ने, कई सारे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर्स ने अब चुनाव के नतीजे उल्टे होने की परिस्थिति में बाजार में कितनी गिरावट हो सकती, इसके भी टारगेट्स देने शुरू कर दिए हैं कि निफ्टी में कितने या सेंसेक्स में कितने करेक्शन आ सकते हैं। वैसे भी बाजार अपने ऊपरी स्तरों से लगातार बिकवाली का सामना कर रहा है। पिछले कई हफ्तों में रह रहकर थोड़ी बहुत खरीद निकलती है। वैल्यूएशन के लिए हाई हैं तो इसलिए बिकवाली भी हो रही है। दूसरा बड़ा दबाव विदेशी निवेशकों की तरफ से बना हुआ है। विदेशी निवेशक तमाम अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कारणों के चलते, दुनिया में ब्याज दरें बढ़ोतरी होने के कारण, रुपए में कमजोरी के कारण बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। बाजार को टिकाए हुए थे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन अब राजनीतिक रूप से जो तापमान जिस दिशा में जा रहा है और चुनाव के नतीजों को लेकर अब जिस तरीके की उहापोह बन रही, उसका पहला असर या पहला सबसे बड़ा असर शेयर बाजार के मिजाज पर, शेयर बाजार की अंतर्धारणा पर दिख रहा है। शेयर बाजार लड़खड़ाया हुआ है कि अगर चुनाव के नतीजे वैसे नहीं आए तो फिर बाजार की दिशा बदल सकती है। बिल्कुल, अगर बाजार में एनडीए की सरकार अगर वापस नहीं लौटती है तो बाजार में तेज गिरावट का खतरा भी दिख रहा है। वापस लौटती है तो निश्चित तौर पर बाजार में यहां से तेजी भी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। कर्ज देने के लिए बैंकों को कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर भाने लगा है। मजबूत नियमों और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स के आने के बाद से कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को कर्ज देने के बैंकों के रवैये में बदलाव आया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 22 मार्च 2024 तक बैंकों की ओर से कमर्शियल रियल एस्टेट को दिए जाने वाले कर्ज में सालाना आधार पर 22% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार अब मारुति की वैगन-आर नहीं है, इसकी जगह टाटा की माइक्रो एसयूवी पंच ने ले ली है। पिछले 2 महीने से टाटा पंच देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। अप्रैल महीने में टाटा ने 19,158 पंच बेची। इससे पहले मार्च में 17,547 पंच बिकी थी। सबसे ज़्यादा बिकने वाले कार की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति की वैगन-आर है, अप्रैल में जहाँ 17,850 कारों की बिक्री हुई।
टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने पूरे देश में 4G सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है। पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित बीएसएनएल की 4G सेवा इस साल अगस्त में शुरू होगी। बीएसएनएल ने टीसीएस और सी डॉट के साथ मिलकर परीक्षण के लिए पंजाब से 4G सेवाओं की शुरुआत की है, जिसका लाभ करीब 8 लाख ग्राहक उठा रहे हैं। परीक्षण के नतीजे उत्साहजनक हैं, इसलिए अब बीएसएनएल ने इसी साल अगस्त में पूरे देश में 4G सेवा लॉन्च करने का प्लान बनाया है। फार्मा प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट नीति में बदलाव होगा। देश से बाहर भेजी जा रही दवाओं की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर उठे सवालों के बाद भारत का ड्रग्स रेगुलेटर फार्मा एक्सपोर्ट के निर्यात की नीति में बदलाव कर रहा है। इन बदलावों में भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पाद प्रमाण पत्र यानी COPP को लेकर WHO के प्रमाणन के बराबर अपग्रेड करना शामिल है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? BSNL को चलाए रखने की, बनाए रखने की एक और कोशिश दिख रही है। नेटवर्क 5G की तरफ पहुंच गए हैं। 5G के बाद 6G की टेस्टिंग शुरू हुई है, तब जाकर भारत का सरकारी ऑपरेटर 4G सर्विसेज भारत में लॉन्च करने जा रहा है। और ये बताता है कि टेलीकॉम सेक्टर में सरकारी कंपनियां कहां इस होड़ में कैसे खड़ी हैं और कितने पीछे खड़ी हुई हैं। BSNL ने C डॉट के साथ और TCS के साथ मिलकर एक तकनीक विकसित की है, जिसे 4G की भारतीय तकनीक कहा जा रहा है। इसके साथ 1,12,000 टावर्स लगाए जाने की तैयारी है, जिनके जरिए 4G सेवा दी जाएगी। हालांकि इसका कितना लाभ मिलेगा BSNL को, बाजार की प्रतिस्पर्धा में BSNL कहां खड़ा होगा, ये वक्त बताएगा, क्योंकि बाजार लगभग पूरी तरह डुओपोली की तरफ चला गया है और एक बड़ा डेटा कंज्यूमर का हिस्सा 4G से निकलकर 5G की तरफ पहुंच चुका है और उसी बाजार में सबसे ज़्यादा गहमा-गहमी है। लेकिन इस 4G के जरिए BSNL को दोबारा खड़े करने की कोशिश दिखाई दे रही है, जिसमें शायद पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सर्किल्स में शुरुआत में इस सेवा का परीक्षण किया जाएगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।